हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंटरफेरेंस स्टडी करेंगे वेज शेप्ड फिल्म द्वारा। तो पहले ये देख लेते हैं वेज शेप्ड फिल्म क्या चीज़ होती है। तो क्लास यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, मैंने दो फिल्म बनाई हुई हैं। तो एक तो ये पहले वाली फिल्म है जिसमें ये वाली जिसमें हमारे जो इंटरफेसेज हैं 1 और 2 ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इंटरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है जो दो ऑप्टिकली डिफरेंट जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो उनको हम बोलेंगे ऑप्टिकली डिफरेंट मीडिया को अलग अलग करने वाला हाइपोथेटिकल सरफेस इंटरफेस कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो वाइट लाइन दिखा रखी है ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है जो दो ऑप्टिकली डिफरेंट मीडिया को सेपरेट कर रहा है। तो मान लो जैसे कि ये हमारा एयर मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1। कोई थिन फिल्म अगर रखी हुई है यहाँ पे जिसके इंटरफेसेस पैरेलल हैं और जिस मटेरियल की वो बनी हुई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और ये एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग है, यानी कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो डेफिनेटली ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दिस इज़ ग्रेटर देन 1। तो जब भी इंटरफेसेस पैरेलल हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंपली थिन फिल्म। ठीक है, अगर ये दोनों इंटरफेस इंक्लाइंड हों जैसा कि इस वाले डायग्राम में दिखाया गया है तो 1 और 2 अगर एक दूसरे के साथ कोई एंगल बना रहे हैं तो ये एक पॉइंट के ऊपर टच भी करेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन है ओ पॉइंट एंड दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फ़ा। तो यहाँ पे इंटरफेसेज इंक्लाइंड हैं तो इस टाइप की जो फिल्म होगी उसको हम बोलेंगे वेज शेप्ड फिल्म। तो क्लास अब डिस्कस करते हैं हमें इस लेक्चर में करना क्या है। हमें यहाँ पे स्टडी करना है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इंटरफेरेंस जो है वो बेसिकली सुपर इम्पोजिशन प्रोसेस होती है। जैसे अगर किसी वेव का करस्ट पे फॉल करे या ट्रफ पे फॉल करता है तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। तो जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वहाँ पर इंटेंस एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के ज़्यादा हो जाती है। उस पॉइंट को जहाँ पर करस्ट पे फॉल कर रहा है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ब्राइट बैंड, और ये वहाँ पर बनेगा जहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि पाथ डिफरेंस टू वेव्स का जो होगा वो n लैम्डा के इक्वल आ जाए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका जो करस्ट है वो एक वेव का करस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पे लाई करे, तो इस वाले केस में एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, इंटेंसिटी है कॉन्सिक्वेंटली वो भी डिक्रीज कर जाती है। तो इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं उनको हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और वहाँ पर बनता है हमारा डार्क बैंड। डार्क ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस हो, यानी कि ब्लैक कलर दिखाई दे। ये बेसिकली होता है एब्सेंस ऑफ कलर। अगर आपकी लाइट कलर्ड है, आप जो भी लाइट वेव इंटरफेयर कर रही है और उसके विद रिस्पेक्ट टू आपकी आइज़ हैं सेंसिटिव हैं उसको ऑब्जर्व कर सकती हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे कलर कंट्रास्ट ज़्यादा होगा, मतलब कि इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी उस पर्टिकुलर कलर की। वो पॉइंट होते हैं पॉइंट ऑफ ब्राइट बैंड, और जहाँ पे कम होती हैं वो होते हैं पॉइंट ऑफ डार्क बैंड। अब समझने की बात है, अगर
जो दो वेव इंटरफेयर कर रही हैं उनका एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेव बना देता हूँ, ये वेव है, दूसरे वाली वेव ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रही हैं, मान लो ये इस एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब अब इस वेव का, पहले वाली वेव का जो क्रस्ट है वो कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, दूसरे वाले का यहाँ पर है। तो आप देख पा रही हैं इन पॉइंट्स पे जो दोनों वेव का क्रस्ट है वो लाई कर रहा है। एक दूसरी बात क्या है कि पहले वाली वेव का जो एम्पलीट्यूड है ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये इक्वल है, ये इक्वल है दूसरी वाली वेव के एम्पलीट्यूड के, यानी कि y2 के, ठीक है। तो इस केस में तो जो रिजल्टेंट है वो बढ़ेगा, आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी सम ऑफ y1 एंड y2। बट अगर उल्टा हो जाए, एक वेव का क्रस्ट, मान लो ये अपनी वेव है और इस एक्सिस के अलोंग हमने इसको दिखा दिया, ठीक है। दूसरी मेरी वेव है, यहाँ पर देखिए इस टाइप से बना देता हूँ मैं इसको, इस टाइप से, ये मेरी दूसरी वेव है और यहाँ पर भी जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों का सेम है। बट एक बात ऑब्जर्व करने की है, पहली वेव का जहाँ पे क्रस्ट लाई कर रहा है वहाँ पर दूसरी वेव का ट्रफ लाई कर रहा है। तो एक का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है हमारे पास y और दूसरी का जो एम्पलीट्यूड है वो है नेगेटिव, y1 एंड y2 दीज आर अपोजिट एट द सेम पॉइंट। तो ये कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट होते हैं और यहाँ पर होता है डार्क बैंड, ठीक है। और जो पहले वाला हमने स्टडी किया उनके कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं ये वाले पॉइंट, ठीक है ना। तो ये दो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। अब यही कंडीशन हमें स्टडी करनी है वेज शेप फिल्म के अंदर, ठीक है। तो अब मैं इसका प्रॉपर डायग्राम बनाता हूँ और एक लॉ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, उसका नाम है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है वो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट इट। ओके क्लास, तो अब हम एक इम्पोर्टेंट लॉ है स्टोक्स लॉ, उसको स्टडी करते हैं। मैंने इसको राइट कर लिया है। तो ये कह रहा है कि एडिशनल फेज चेंज, ये देखिए यहाँ पे देयर विल बी एडिशनल फेज चेंज ऑफ पाई, और पाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है आपका λ/2। कैसे समझिए इस चीज़ को, जैसे मान लो ये वेव है, ठीक है, ये अपनी वेव है और इस वेव में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लैम्डा। एक वेव कंप्लीट हो गई और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ये फेज कितना हुआ, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने पे फेज चेंज होता है पाई। तो अगला जो हाफ साइकिल है पाई वहाँ पर हो गया। तो टोटल वन वेवलेंथ कवर करने में जो फेज आता है, फेज कवर होता है, दैट इज पाई, दैट इज़ 2 पाई, ओके। और हाफ वेवलेंथ कवर होगी तो फेज आएगा पाई, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पाथ आएगा वो कितना आएगा, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ वेव, यानी कि λ/2। क्लियर। तो अब क्या कह रहा है कि एडिशनल फेज चेंज ऑफ पाई या एडिशनल पाथ चेंज ऑफ λ/2 होगा कब, व्हेन द लाइट रेडिएशन आर रिफ्लेक्टेड एट रेयरर टू डेंसर इंटरफेस। अब इस चीज़ को समझना है, मैं इसको ग्राफिकली समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं एक यहाँ पे एक इंटरफेस बना लेता हूँ और ये इंटरफेस दो मीडियम को अलग अलग करता है। ये वाला जो मीडियम है मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, तो जो दूसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया मैंने μ2 है। और ये जो इंटरफेस है ये दोनों को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं μ2 दिस इज़ ग्रेटर देन μ1।
तो इसका मतलब क्या हुआ, μ2 इज ऑप्टिकली सेकेंड मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू द फर्स्ट मीडियम। और जिस मीडियम को आप डेंसर बोलते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है। तो अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उस मीडियम में जो वेलोसिटी होगी v इन द सेकेंड मीडियम दैट विल बी लेस देन द वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट दैट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, that will be equal to ratio of refractive index of second medium with respect to air medium divided by refractive index of first medium with respect to air medium। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसी चीज़ को वेलोसिटी की टर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ये ज़्यादा जूम हो गया। अब ये देखिए, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम, बात नहीं बनी, वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन द सेकेंड मीडियम। तो वेलोसिटीज़ का रेशो होता है, या आप यूँ कह सकते हैं μ/1, ये वाली चीज़ μ/1 दिस इज इक्वल टू दिस इज़ द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये बातें हैं। तो मैंने बताया आपको कि किस मीडियम को आप रिलेटिवली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस होगा तो ये जो इंटरफेस है ये है रेयरर टू डेंसर इंटरफेस, मैं इसको बोल रहा हूँ। तो मान लो लाइट रेज आपकी आती हैं और वो रेयर से डेंसर मीडियम पे इंसिडेंट हुई यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी लाइट रेज आई रेयरर मीडियम टू डेंसर इंटरफेस के ऊपर, और यहाँ पर हुआ इनका रिफ्लेक्शन। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है, आर मान लेता हूँ मैं इसको, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, और नॉर्मल भी बना लेते हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो है इंटरफेस के ऊपर, यहीं से आपका नॉर्मल पास हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो ट्रांसमिटेड लाइट, एक तो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी जो बैंड हो जाती है व्हेन द लाइट रेडिएशन बैंड विद इन द सेम मीडियम, तो उनको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। और जब लाइट ट्रांसमिट हो जाती है दूसरे मीडियम में, जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, तो अब डेंसर मीडियम है सेकेंड मीडियम, सो द लाइट रेडिएशन विल बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसमिटेड लाइट। ये होता है अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है अपना एंगल आई, और ये भी आई होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने स्टडी किए हैं। तो इस वाले केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये वाली, ये एडिशनल फेज गेन करेगी, और कितना करेगी, पाई। इसके कोरिस्पोंडिंग जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा λ/2। और कह रहा है कि ये वाली जो ट्रांसमिटेड लाइट है इसमें कोई एडिशनल फेज चेंज नहीं होगा। ये बात भी किसके अंडर है, स्टोक्स लॉ के अंदर। तो देखिए क्या कह रहा है, नो एडिशनल फेज चेंज फॉर ट्रांसमिटेड लाइट। तो ट्रांसमिटेड लाइट चाहे कहीं से भी हो, चाहे वो रेयर टू डेंसर हो, चाहे डेंसर टू रेयरर हो, उसमें आपको एडिशनल फेज चेंज नहीं करना है, ऐसा बोला गया। दूसरा लास्ट पॉइंट पे आते हैं, नो एडिशनल फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के केस में भी एडिशनल फेज चेंज नहीं होगा। कब वो होगा, अब यहाँ पर देखिए, अब मैं एक दूसरा इंटरफेस बनाता हूँ। ये इंटरफेस है, और मान लो ये आपका फर्स्ट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और ये हो गया अपना दूसरा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो मान लेता हूँ यहाँ पे जो फर्स्ट मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, यानी कि μ1 जो है दैट इज़ ग्रेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो मीडियम है दिस वन इज़ डेंसर मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम है, क्लियर। और ये जो नीचे वाला मीडियम है ये आपका ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो अब इसको उल्टा कर लेते हैं।
अब क्या हो रहा है, जो लाइट रेडिएशन है वो डेंसर टू रेयरर जा रही है। तो मैं इसको बनाता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ ये अपनी लाइट रेडिएशन आई, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट है ये, और आपका ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये कर दिया। तो यहाँ पर भी जो इंसिडेंट लाइट रेडिएशन है वो पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी और पार्शियली ट्रांसमिट होगी। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो सेम एंगल बनाएगी, इस डायरेक्शन में चली गई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगी। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ होता है इंसिडेंट लाइट नॉर्मल, इंसिडेंट लाइट द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट दे आर इन द सेम प्लेन, ठीक है, दीज आर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसमें एडिशनल फेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। और जो ट्रांसमिटेड लाइट है, ठीक है, अब देखिए लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयरर, ये आपका रेयरर मीडियम है। तो जब भी ऐसा केस होगा तो देखिए लाइट को जाना था सीधा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये अपना एंगल आर है, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इस वाले केस में जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है दोनों में ही फेज चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे बता रखी है, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें। तो अब जितनी भी भूमिका है वो हम बना चुके हैं इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए। और स्टडी किसका करना है, वेज शेप्ड फिल्म का, यानी कि इसका आपको स्टडी करना है। ये है आपकी वेज शेप्ड फिल्म। तो इसमें दो इंटरफेस हैं विच आर इंक्लाइंड विद वन अनदर एंड दे आर इनक्लोजिंग सम मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। तो इस टाइप से, ठीक है, ये वाली चीज़ है, ठीक है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, आप तब तक इसको पॉज करके नोट कर लें और फिर आगे एक पेज और ऐड कर लेता हूँ। ये हो गया पेज ऐड, ठीक है। अभी पॉज करता हूँ। तो क्लास यहाँ पर देखिए आप, अब ये हमारी वेज शेप्ड फिल्म है, मैं इसको साइड में करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक वेज शेप्ड फिल्म है, ये देखो। मेरे पास ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन एंड द फर्स्ट इंटरफेस एंड द सेकेंड इंटरफेस दीज आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अल्फ़ा, ये वाला। यहाँ पर देखिए ये हमारी इंसिडेंट लाइट है आई, ग्रीन कलर की दिखा रखी है, एरो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डॉटेड लाइन फर्स्ट इंटरफेस के ऊपर नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट आई एंगल बना रही है। तो ये इसी मीडियम में ये जो इंसिडेंट लाइट है ये पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी और पार्शियली ट्रांसमिट होगी। तो जो इंसिडेंट एनर्जी है उस एनर्जी का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। वैसे कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि एब्जॉर्ब कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट एनर्जी है उसका सम कर दें रिफ्लेक्टेड लाइट एनर्जी के साथ, तो वो उतना ही आएगा जितना हमारा इंसिडेंट लाइट एनर्जी है। तो ये कई बार एक्स्ट्रा बातें बता देता हूँ समझने के लिए। अब रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी ये वाली डायरेक्शन है R1, मैंने लिखा है यहाँ पे R1। तो R1 का मतलब है रिफ्लेक्टेड लाइट रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज फ्रॉम द फर्स्ट इंटरफेस, ओके। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मान लो ये वाला जो पॉइंट है फर्स्ट इंटरफेस पे, ये पॉइंट है अपना ए। तो यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट भी हुई है, तो ये जो ट्रांसमिटेड एनर्जी है, जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है,
ये स्ट्राइक करेंगी सेकंड इंटरफेस के ऊपर, यहाँ पे ये इसका नॉर्मल बना रखा है N2, तो ये होगा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उतना ही एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट हो जाती है सेकंड इंटरफेस से, ठीक है। तो और यहाँ पे ये पॉइंट मान लो मेरा C पॉइंट है, ये C पॉइंट है, तो C पॉइंट से ये वापस से फर्स्ट मीडियम के अंदर आ जाती है और इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट R2, रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द सेकेंड इंटरफेस। नीचे वाले वेज शेप फिल्म का जो नीचे वाला सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट होके आई है ये, ठीक है। तो अब इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, ये जो R1 एंड R2 हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरफियर करेंगे और हम देखेंगे कि जो R1 और R2 हैं उनका पाथ डिफरेंस क्या है। अगर वो n लैम्डा के इक्वल आता है तो उस पॉइंट के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो बेसिकली सबसे पहला काम क्या है, आपको फाइंड आउट करना है ज्योमेट्रिकल पाथ। तो मैं ज्योमेट्रिकल पाथ को शॉर्ट में लिख देता हूँ GP, ठीक है, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ आपको ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल पाथ का मतलब होता है जैसे आप ज्योमेट्री में डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं 2 पॉइंट के बीच का, वैसे ही मान लो ये 2 पॉइंट है मेरे M एंड N, इनके बीच का जो गैप है, ज्योमेट्रिकल गैप है, वो है D, ठीक है। एंड दीज पॉइंट आर इन एयर मीडियम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर मीडियम का क्या होगा, म्यू दैट इज इक्वल टू 1, ये एयर का है। तो जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा इस वाले केस में, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, ठीक है। बट अगर M एंड N किसी अदर मीडियम में प्रेजेंट होते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से ज़्यादा है, तो फिर क्या होता, ये देखिए, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, अगर मान लो अभी इन पॉइंट्स को, ये मेरा M पॉइंट है और यहाँ पर ले लिया मैंने N पॉइंट, और इनके बीच का जो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है वो है D, यानी कि फीता रख के अगर मैं मापूँ तो डिस्टेंस आएगी D। बट लाइट के लिए जो पाथ है वो कितना होगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन M एंड N दैट विल बी इक्वल टू, अब ये जो MN है सेकंड केस में हमने माना है ये एक मीडियम में रखे हुए हैं, ऐसे मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ये एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका ज्योमेट्रिकल पाथ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो ये आ जाएगा आपका इफेक्टिव ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो यानी कि म्यू आपको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों करें हम, क्योंकि हमारा जो वेज शेप है वो किसी मटेरियल का बना हुआ है और उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं यहाँ पे म्यू लेके चल रहा हूँ, और ये वेज शेप फिल्म किस मीडियम के अंदर रखी हुई है, वो रखी हुई है एयर मीडियम के अंदर, यानी कि ये जो बाहर का मीडियम है ये आपका एयर मीडियम है और इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, 1 आएगा। तो वेज शेप फिल्म के बाहर अगर आप कोई ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो ऑप्टिकल पाथ के इक्वल होगी, और अगर अंदर मेजर करेंगे तो ऑप्टिकल पाथ विल बी इक्वल टू, जो ज्योमेट्रिकल पाथ फाइंड आउट करेंगे उसको हम म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो वेज शेप है, मैं इसको वेज शेप का मटेरियल है मैं उसको अलग से दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो क्लास, दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। अब देखिए मैंने ये जो मीडियम है अपनी वेज शेप का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, मैंने इसको कलर कर दिया है समझने के लिए, ठीक है।
तो अब पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे और एक बार उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट सी है, ठीक है, इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ सेकंड इंटरफेस के ऊपर, और उसको बैकवर्ड सेकंड इंटरफेस के बिलो भी प्रोसीड कर देता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ। तो मैंने ये वाला नॉर्मल है, इसको यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एंड इट इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट सी। अब हम क्या करते हैं, जो ये अपना ए पॉइंट था, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ दिस इज आवर बी पॉइंट, ये वाला, ये अपना सी पॉइंट है, और ये पॉइंट मान लिया मैंने डी है। अब जो ए बी है मैं उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर देता हूँ, जो ये नॉर्मल है सी डी प्रोसीडिड, इसके ऊपर कट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे मैंने कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस कर ली हैं। अब ये देखो, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये सारे के सारे कहीं ना कहीं नॉर्मल हैं। तो ये है जो अपना N1, ये फर्स्ट इंटरफेस के ऊपर नॉर्मल है, और ये वाला जो N2 है ये भी नॉर्मल है और सेकंड इंटरफेस के ऊपर है। अब ये देखो, जो फर्स्ट इंटरफेस है ये वाला, ये इंटरफेस पहले वाला, ये रेड लाइन दूसरी रेड लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा। तो N1 नॉर्मल हुआ फर्स्ट इंटरफेस पे और N2 नॉर्मल है सेकंड इंटरफेस पे, तो इनके बीच में भी एंगल उतना ही होगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके बीच में जो एंगल होगा वो उतना ही होगा जो उन सरफेसेस के ऊपर हैं जिनके ऊपर ये बने हुए हैं, तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। एक बात। दूसरा देखो, अब ये हमारी इंसिडेंट लाइट है और ये N1 नॉर्मल है, तो इनके बीच में एंगल बना हुआ है I, ठीक है। तो ये जो लाइट है रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट जो स्लैब के अंदर चली गई, तो ये जो एंगल है, सो क्लास ये जो एंगल है अपना, ये वाला एंगल, ये एंगल हुआ हमारा R, ठीक है। एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि आपकी लाइट रेज हैं वो डेंसर मीडियम के अंदर गई है। एक बात। अब हम क्या करते हैं, एक मैंने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की है, सी पॉइंट से नॉर्मल ड्रा कर दिया R1 के ऊपर। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा, मान लेता हूँ मैं, इस पॉइंट को मैंने मान लिया ये हमारा पॉइंट है F, और ये नॉर्मल है यहाँ पे। तो आप देखेंगे वही एनालॉजी लगाओ यहाँ पे, N1 एंड R1 इनके बीच में एंगल I हुआ, ठीक है। तो इनके डॉटेड नॉर्मल N1 एंड द रिफ्लेक्टेड रे R1, इनके जो नॉर्मल हैं उनके बीच में भी उतना ही एंगल होगा। तो N1 का नॉर्मल कौन हुआ, ये रेड लाइन। R1 का नॉर्मल कौन हुआ, FC, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल है अपना, ये जो एंगल है अपना, ये एंगल भी I है। समझ पा रहे हो। तो अब देखो,
अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। कहाँ से कहाँ ड्रा करोगे, तो परपेंडिकुलर मैंने पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रखे हैं, तो इसको चूज़ कर लिया मैंने और परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया मैंने। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं, ये हमारा जी पॉइंट है, जी पॉइंट। तो अब देखो, ये डॉटेड लाइन है N1, नॉर्मल है ये रेड लाइन के ऊपर, और ये एंगल अगर मेरा R है तो ये वाला एंगल क्या हुआ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होगा R प्लस 90 माइनस R, ठीक है, 90 माइनस R हो गया और ये हमारा 90 हो गया। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल होगा R, ठीक है, ये हमने पता कर लिया। दूसरी बात, अब ये देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा हमारा R प्लस अल्फ़ा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये जो N1 एंड N2 नॉर्मल हैं, 1 and 2 इंटरफेसिस से, इनके बीच में तो एंगल हो गया अल्फ़ा, और ये एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे R। तो मैं ये वाली ट्रायंगल पिक कर लेता हूँ, कौन सी वाली, A B एंड ये सपोज M है मेरा, M। तो इसमें देखिए, जो अल्फ़ा है एंड R है, ये हमारे इंटीरियर एंगल हैं, और ये वाला जो एंगल बनेगा अपना, इसको प्रोसीड कर देता हूँ, ये वाला जो एंगल बनेगा ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है ना, एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो ये वाला यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये एंगल हुआ हमारा R प्लस अल्फ़ा। अब देखिए, तो यहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है, इसका रिफ्लेक्शन हुआ इधर, तो ये वाला एंगल है जो, ये एंगल भी कितना हुआ, R प्लस अल्फ़ा ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसी तरीके से अब ये देखो, जो CD नॉर्मल है, ये डॉटेड लाइन है जो, ये वाली, ये यहाँ पर नॉर्मल है, और N2 ये वाला था जो अपना, ये नॉर्मल है, ये भी सेम सेकंड इंटरफेस के ऊपर नॉर्मल है, ये देखिए। तो इसका मतलब N2 एंड CD दीज आर पैरेलल एंड दिस इज द ट्रांसेक्टिंग लाइन। अगर ये R प्लस अल्फ़ा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी आपका R प्लस अल्फ़ा होगा, R प्लस अल्फ़ा। इतनी बात क्लियर। उसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें ये बताओ, ये जो ये वाली लाइन है, ये हमने वैसे ही प्रोसीड कर रखी है, ये सीधी लाइन है, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, बल्कि मैं इसको इरेज करके दोबारा बनाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या माजरा है, देखिए, ये जो लाइन है AB, इसको मैंने सीधा बढ़ा रखा है बिल्कुल, ये बढ़ा दिया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, ये जो लाइन है ABE, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो और जो N2 है ये अपना नॉर्मल है। तो समझने की बात क्या है कि ये वाला जो एंगल होगा, ये जो ABN2, ये है अपना R प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये एंगल है, ठीक है, तो ये भी अपना R प्लस अल्फ़ा हुआ। दूसरी बात, ये वाला एंगल जो है MBE एंड BED, लिख देता हूँ मैं, लिख देता हूँ, ये सारे एंगल लिखता हूँ यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है। तो पहला तो ये है अपना एंगल ABN2, दिस इज इक्वल टू एंगल MBE
बी ई, और ये जो एंगल हैं ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दूसरा मैंने यूज़ किया है एंगल एम बी ई, दिस इज इक्वल टू एंगल बी ई डी, और ये कौन से एंगल हैं, ये है अल्टरनेट एंगल, और इन सब की वैल्यू क्या है, इन सब की वैल्यू है एंगल आर, आर प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अब ये बात है, ठीक है। अब देखिए समझने की चीज़ है यहाँ पे। अब मैं ये देखूँगा कि ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये कॉमन साइड है कौन सी ट्रायंगल में, बी डी सी में, ओके। तो यहाँ से मुझे पता लगा ट्रायंगल बी सी डी दिस इज कॉन्ग्रुजेंट टू ट्रायंगल, कौन सी वाली ट्रायंगल लेंगे, बी ई डी के कॉन्ग्रुजेंट है, ठीक है। एक बात ये समझ में आई। तो इससे मुझे क्या पता लगा, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं यानी कि बी सी और बी सी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी हुई, बी ई, ये एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुजेंट का मतलब यही होता है। तो बी सी दिस इज इक्वल टू बी ई, और इसका हम यूज करेंगे अब। तो ये हमारा एक तो रिजल्ट आया है, इसका यूज करेंगे आगे। दूसरी चीज़ समझने की क्या है यहाँ पे, अब देखो एक तो हमें ये पता लग गया, दूसरा हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है सी से ए बी के ऊपर, और ये जी पे फॉल कर रहा है, ठीक है। और हमने सी से परपेंडिकुलर ड्रा किया है R1 के ऊपर, ये F पॉइंट के ऊपर फॉल कर रहा है। तो अब देखिए, अब हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि आप पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करें, और हमें पाथ डिफरेंस किस किस का फाइंड आउट करना था, R1 का एंड R2 का, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब अपना डायग्राम चला गया ऊपर, बाकी मामला चला गया नीचे। तो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको क्रॉप कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। और यहाँ पे रख देता हूँ इसको, ठीक है। तो जो भी पॉइंट देखना होगा देख लेना फिर बाद में। तो ऊपर आ जाओ साइड में यहाँ पे। तो हमें पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है R1 एंड R2 का। तो पहले ये देख लेते हैं, अगर मेरा FC वेव फ्रंट है तो इससे आगे R1 एंड R2 जो वेव्स हैं वो सेम फेज में होंगी, ठीक है। तो R1 ने F पॉइंट तक, और रिफ्लेक्शन कहाँ पे हुआ, A, तो A के बाद A पॉइंट तक R1 एंड R2 दोनों सेम फेज में थी, ठीक है। A पॉइंट के बाद R1 ने F पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस है F पाथ कवर्ड बाई R1 दैट इज इक्वल टू AF, और ये कौन सी मीडियम में है, ये है आपका एयर मीडियम में। तो यानी कि म्यू से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें हमारा जो ज्योमेट्रिकल पाथ होगा दैट विल बी इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ, ये मैं बता चुका हूँ। दूसरा अब हमें फाइंड आउट करना है पाथ कवर्ड बाई सेकेंड रे, ठीक है। R2 कहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई है, बॉटम वाले इंटरफेस से, सेकंड इंटरफेस से, ठीक है। तो ये देखिए A पॉइंट के बाद कहाँ पे गई, A से B पे गई, तो ये होगा हमारा AB प्लस B2C प्लस B2C, इतनी बात समझ पा रहे हैं। और ये कौन से मीडियम में है, ये है हमारी ग्लास मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक है। मान रखा है जो वेज शेप स्लैब है अपनी, ठीक है, फिल्म है, वो ऐसे मीडियम की बनी हुई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है।
तो यानी कि यहाँ पे आपको म्यू भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैंने म्यू भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये म्यू भी मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे ग्लास मीडियम है अपना, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो इस वाले केस में जो ऑप्टिकल पाथ होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल पाथ। ये मैं पहले समझा चुका हूँ। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है पाथ डिफरेंस, ठीक है। और हमें इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ए एफ की और ये जो बी सी, ए बी प्लस बी सी है, ठीक है। और हम एक चीज़ का आइडिया ले चुके हैं, जो आपका ए बी है ना, सॉरी जो आपका बी सी है ना, ये बी सी, ये किसके इक्वल है, ये बी ई के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर बी सी की जगह में रख सकता हूँ बी ई, ठीक है। बी सी ये जो पाथ कवर किया है, इस पाथ की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ बी एंड ई, ठीक है। यही क्या मैंने ए बी, अब ये है ए बी, ए से लेके बी तक, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, बीच में इनके जी पॉइंट है, तो इसको लिखूँगा मैं ए बी को लिखना है मुझे, ए बी को लिखूँगा मैं, दिस इज ए जी प्लस जी जी पी, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखिए, अब हमें फाइंड आउट कर, अब हमें ए एफ एंड ए जी इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, किसकी टर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में, ठीक है। तो अब हम आ जाएंगे कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए एफ सी, इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल आई है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, सामने वाली साइड यानी कि ए सी, ये इसका हाइपोटेन्यूस है और ये हमारा होगा बेस, ये वाली जो साइड है ये हो गया बेस, ठीक है। तो अब मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ पे साइन, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा साइन आई, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए एफ इनटू हाइपोटेन्यूस दैट इज ए सी, ठीक है। दूसरी बात, अब मैं इस वाले ट्रायंगल में आ जाता हूँ, ये वाली जो ट्रायंगल है, ये वाली जो ट्रायंगल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है ट्रायंगल ए जी सी। अगर इस ट्रायंगल में मैं साइन आर फाइंड आउट करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा, देखिए अब ये 90 डिग्री, इसके अपोजिट वाली साइड यानी कि ए सी, ये हाइपोटेन्यूस और ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर भी ए जी डिवाइडेड बाई ए सी। अब देखिए, अगर मैं ये जो ए रिलेशन आया है मेरे पास, इसको मैं डिवाइड कर दूं बी से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज़ गिवन बाई स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आ गया मेरा ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, ए एफ डिवाइडेड बाई ए जी। कौन सा लॉ यूज किया यहाँ पे, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो अब अगर मैं इनको रीअरेंज करूँ इक्वेशन को, तो मेरे पास ए एफ की वैल्यू आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में, ए एफ दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू ए जी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और इस रिलेशन का हमें यूज करना है अब आगे, ठीक है। बस अब बात बन गई है, थोड़ा सा लेंथी हो गया लेक्चर, बट समझने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो ये देखो, अब ए एफ की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, ए एफ केम टू बी म्यू इंटू ए जी, तो यहाँ पे रख दिया मैंने म्यू इंटू ए जी। दिस इज द पाथ कवर्ड बाई द फर्स्ट रे। अब यहाँ पे आ जाओ, दिस इज द पाथ कवर्ड बाई सेकेंड रे,
ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। ये देखिए ए जी प्लस जी बी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी, प्लस यहाँ पे है हमारा बी ई, और इसको मल्टीप्लाई कर रखा है म्यू से। ठीक है, ये हमारा पाथ कवर्ड है बाई द सेकेंड रे। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पाथ डिफरेंस, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये है अपना पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा किसके इक्वल होगा, पाथ कवर्ड बाई R1, यानी कि डेल्टा R1 डेल्टा R2 डेल्टा R2 डेल्टा R2 माइनस डेल्टा R1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू आ जाएगी अपनी, ये है एक तो ए जी इंटू म्यू प्लस जी बी प्लस बी ई, इसका म्यू टाइम्स एंड माइनस 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 ए एफ, यानी कि म्यू ए जी। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस म्यू ए जी, एंड यू विल सी व्हाट विल कैंसिल हियर, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद जी बी प्लस बी ई इंटू म्यू। अब यहाँ पे आओ, ये किसके इक्वल है, देखिए जी पॉइंट कहाँ पे है अपना, दिस इज योर जी पॉइंट। ठीक है, इसको मैं अलग कलर पिक कर लेता हूँ, ये है मेरा जी पॉइंट और ये है मेरा ई पॉइंट। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए जी से लेके ई तक, जी बी प्लस बी ई, तो जी ई लिख दिया मैंने इसको। तो मेरे पास पाथ डिफरेंस आ गया म्यू टाइम्स ऑफ जी ई। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाथ डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात और है, अब देखो, अब लास्ट पॉइंट क्या रह गया, लास्ट जो बात है समझने की वो है जी ई। अब जी ई देखिए किस ट्रायंगल में है, यहाँ पर ये पॉइंट अपना क्या था, सी पॉइंट है, सी, और ये है अपना जी, और ये है अपना ई। इसकी जितनी भी साइड्स हैं मैं उनको लिख लेता हूँ। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये जो सी पॉइंट है सेकंड इंटरफेस से टी डिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि जहाँ से आपकी सेकंड रिफ्लेक्टेड लाइट इमर्ज आउट हो रही है, स्लैब से बाहर निकल रही है, उस पॉइंट की दूरी सेकंड इंटरफेस से टी है। और हमने पाया ये वाली जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुजेंट है इस वाली ट्रायंगल के। तो अगर ये टी डिस्टेंस है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यानी कि डी ई साइड ये भी कितनी डिस्टेंस हुई, ये भी हमारी टी डिस्टेंस हुई। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुजेंट कैसे हैं ये मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर देखो इस चीज़ को समझना, ये बता रखा है यहाँ पे, ये बताया हुआ है। ठीक है, तो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड देखिए सी एंड डी, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ये आपका सी डी है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग होगी ई डी, ये वाली साइड होगी। ठीक है, ये है आपकी ई डी, तो ये टी है तो ये भी टी हुई। ठीक, तो अब देखो, अब मैं इस ट्रायंगल में आ जाता हूँ, ये वाले जो ट्रायंगल है मैंने चूज कर ली, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल सी जी ई। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखिए हमारी सिचुएशन क्या है, ये हमारा पॉइंट है सी, और यहाँ पे ये ए बी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आगे प्रोसीड कर रखी है, और ये डिस्टेंस है यहाँ पे बीच में सेकंड इंटरफेस पे पॉइंट है डी आपका, और नीचे इसको बढ़ा रखा है, और यहाँ पे ये मीट करती हैं, ये पॉइंट है ई, और ये सी डी डिस्टेंस टी है, ये भी टी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है टी।
2t t प्लस टी, ठीक है। एंड दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है ये देखिए r प्लस अल्फ़ा, ये हमारा एंगल है r प्लस अल्फ़ा एंड दिस इज 90 डिग्री, ये आपका जी पॉइंट है, ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल में, अब इसको बड़ा कर लेते हैं, तो अगर इस ट्रायंगल में मैं जी ई फाइंड आउट करूँ तो देखिए ये क्या हुआ, ये बेस है क्या, ये वाली साइड, ये वाली साइड अपनी बेस हुई, ठीक है। और ये वाली साइड है जो ये हाइपोटेन्यूस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये एंगल जो है ये है r प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो मैं इनको कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मेरा बेस है अपना जी ई, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे जी ई डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, दैट इज सी ई, दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ r प्लस अल्फ़ा, डन। तो सी ई है अपना, दिस इज सी ई यानी कि 2t। तो मेरे पास जी ई की वैल्यू क्या आ गई, जी ई दिस इज 2t इंटू कोस r प्लस अल्फ़ा, डन। अब इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा अपना, पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा, पाथ डिफरेंस आ गया। तो दिस विल बी इक्वल टू 2t इंटू म्यू इंटू कोस इंटू r प्लस अल्फ़ा। तो इस टाइप से आप पाथ डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट एक बात और सोचनी है आपको, क्या आपने स्टोक्स लॉ का यूज़ किया है यहाँ पे अभी तक? अभी तक हमने स्टोक्स लॉ का यूज़ नहीं किया है। और स्टोक्स लॉ क्या कहता है, जब भी लाइट रेयर टू डेंसर इंटरफेस पे रिफ्लेक्ट होगी, एडिशनल फेज चेंज होगा पाई का, और पाथ डिफरेंस होगा λ/2 का, ठीक है। तो जब आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं उनको चेक करते हैं, तो ये एडिशनल पाथ भी आपको यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट पाथ डिफरेंस मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होगी, नेट पाथ डिफरेंस, ठीक है, डेल नेट, दिस इज इक्वल टू जो आपने ये फाइंड आउट किया है पाथ डिफरेंस ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। ऑप्टिकल क्यों बोला, क्योंकि म्यू एडजस्ट किया हुआ है, प्लस एक पाथ डिफरेंस आएगा आपका λ/2, और ये किसकी वजह से आएगा, स्टोक्स लॉ की वजह से, ठीक है। तो नेट पाथ डिफरेंस अपना क्या बनेगा, दिस विल बी 2t इंटू म्यू इंटू कोस, देन यू हैव r, देन यू हैव अल्फ़ा, ओके। सो दिस इज माइनस λ/2। तो ये जो फैक्टर है हमारा, ये है अपना स्टोक्स लॉ की वजह से, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ ये हमारा है स्टोक्स रूल की वजह से आ गया, और ये जो अपना आया है ये हमारा जो ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन की है उनकी वजह से आया है, ये इतना सारा क्लियर है। तो अगर ये पाथ डिफरेंस अपना n लैम्डा के इक्वल है, ये पाथ डिफरेंस अपना n लैम्डा के इक्वल है, तो हमारा बनेगा ब्राइट बैंड, यानी कि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं सोल्व कर लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, अब λ/2 को उधर ले जाऊँ, ठीक है। तो ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी ब्राइट बैंड की, ये बन गई 2μt कोस r प्लस अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 2n प्लस 1, और यहाँ पर आ गया λ/2, इतनी बात है, ठीक है ना। तो ये हमारी कंडीशन आई ब्राइट बैंड की। और डार्क बैंड में ये जो इफेक्टिव पाथ है ये किसके इक्वल होना चाहिए था, ये होना चाहिए 2n प्लस 1 λ/2 के। तो यानी कि जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस है दैट इज़ 2μt कोस r प्लस अल्फ़ा, दिस इज माइनस λ/2 if it is equal to 2n plus 1
लेमडा बाई टू, ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू के इक्वल आ गए तो हमारा बनता है डार्क बैंड। ठीक है, तो अगर इसको मैं रीअरेंज कर लूँ, ठीक है, तो मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी, दैट विल बी 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू लेमडा बाई टू। तो ये हमारे पास आ जाएगी n प्लस 1 लेमडा। ठीक है, और n की मिनिमम अलाउड वैल्यू यहाँ पे और n इक्वल टू 0 ले सकते हो आप। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है, एक और बात, यहाँ पे आप ना प्लस माइनस में दोनों ऑप्शन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो उससे अगर मान लो मैं यहाँ पे प्लस ले लूँ तो लेमडा बाई टू से लेमडा बाई टू कैंसिल हो जाता है यहीं पे, एंड यू आर लेफ्ट विद 2n इंटू लेमडा बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और n लेमडा आ गया। तो उस केस में n की जो वैल्यू है वो आप 1 ले सकते हैं। समझ आ रही है? ठीक है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इधर प्लस लें माइनस लें, यू हैव टू जस्ट शो दैट देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ ए पाई। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था। यहाँ पे हमने स्टडी किया कैसे आप पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और क्या कंडीशनैलिटी होंगी। बाकी इसमें कुछ चीज़ें और रहती हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, स्टे ट्यून्ड विद मी। इफ़ यू फाइंड द लेक्चर informative, then please share and subscribe. Okay, and wait for the next lecture. It will be short of about of 10 to 12 minutes just. Thanks for watching the lecture again.